हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, इससे पहले भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि आपको समझ में नहीं आया। तो वीडियो के बाद में जो लास्ट में अपन बाकी बातें करेंगे, अभी शुरुआत करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफ़र द नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है उस नाउन को रिफ़र करने के लिए जो ऑलरेडी सेंटेंस में यूज हो चुका है। तो वो जो नाउन है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है। ठीक है, तो आप समझिए जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हु, हुम, आप टॉप पे देखिए, हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो अब इनमें से आप देखिए, हु सब्जेक्टिव केस में लगता है। हम लोगों ने प्रोनाउन की शुरुआत में ही पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, पोजेसिव केस उसका होता है। इसी प्रकार से हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है और हुज पोजेसिव केस में यूज होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर आप देखिए, व्हेन नाउन्स आर एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वी यूज विच और दैट। जब हमारा जो नाउन रेफ़र किया हुआ जो नाउन होता है, अगर वो नॉन लिविंग थिंग होता है, कोई एनिमल होता है, तो हम विच और दैट का यूज करते हैं। लेकिन दैट का यूज़ हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें जो रिफ़र नाउन है उसमें हमको ये कन्फ्यूजन है, मतलब एनिमल भी साथ में दिया हुआ है और ह्यूमन बीइंग भी है, तो फिर हमको दैट का यूज़ करना चाहिए। तो होप आप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं और ये किस प्रकार से यूज होते हैं। ये हम आगे के सेंटेंस में आगे समझेंगे, आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे और आगे इसको देखते हैं। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आखिर है क्या रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, रिलेटिव और ये क्या है और इसका काम क्या होता है सेंटेंस में। देखिए, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आता है। किसके काम आता है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आता है। तो जब ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है तो उस समय ये दो काम एक साथ करता है। कौन से दो काम एक साथ करता है? ये प्रोनाउन भी बनता है और कंजक्शन का भी काम एक साथ करता है। मतलब अगर हु का, सपोज करिए हु का यूज हुआ है, तो हु सब्जेक्ट भी बनने का काम करेगा और साथ में प्रोनाउन बनने का भी काम करेगा। इसीलिए इसको प्रोकंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकंज कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको प्रोकंज? क्योंकि ये सेम टाइम एक ही सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में ये आता है तो ये एट द सेम टाइम ये प्रोनाउन भी बन जाता है और कंजक्शन का भी काम करने लग जाता है। तो होप आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर क्लॉज हम लोग बाद में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बच्चों, जो क्लॉज है, क्लॉज का मतलब होता है, क्लॉज किसी बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। एक वो पार्ट होता है जिसका अपना सेंटेंस होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अब सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं हम कैसे पहचानें? सिंपल सा तरीका है, जितनी मेन वर्ब होंगी उतनी ही क्लॉज होंगी। सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, जितनी मेन वर्ब उतनी क्लॉज। ठीक है, होप आप इतना समझ पा रहे हो। हम इसको आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, दे रिवॉर्डेड द चाइल्ड हुम सेव्ड हिज यंगर सिस्टर। अब आप देखिए, मैंने सेंटेंस को ब्रेक करके रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा वर्ब से करनी चाहिए। देखिए, रिवॉर्ड वर्ब है, किसने रिवॉर्ड किया? दे ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। रिवॉर्डेड हुम, देखिए वॉट तो लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, लिविंग थिंग है, चाइल्ड है। तो रिवॉर्डेड हुम, चाइल्ड, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और द आप जानते ही हो कि आर्टिकल है। अभी हम हुम को छोड़ देते हैं, लेकिन आप अब तक अपन ने जितना पढ़ा है उसके आधार पे हम लोग ये समझ चुके हैं कि हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप देखिए, अभी हमने आपको बताया था जितनी वर्ब उतनी क्लॉज। तो एक वर्ब हमारी है रिवॉर्डेड, तो ये V1 हो गई। दूसरी हमारी वर्ब है सेव्ड, समझ आ रहा है? ये वर्ब 2 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें दो क्लॉज का यूज़ हुआ है। अब आप देखिए, सेव्ड हुम,
यंग सिस्टर, किसको उसने बचाया? अपनी बहन को। तो सिस्टर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी बहन? देखो सिस्टर नाउन हो गया ना, तो इसको कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? यंगर। तो जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और हिज क्या है? इस पे जो है इस पे पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। अच्छा अब आप ये देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हो गया, S1 लिख लेते हैं इसको। एक वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये है। अच्छा आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के तो हो सकता है, लेकिन ना तो बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, ना बिना वर्ब के हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम होना चाहिए, इतना तो ज़रूरी होना चाहिए। तो अब आप देखिए वर्ब टू तो दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये बताओ हमको कि सब्जेक्ट कहाँ है इस सेव का। और हमने क्लॉज की डेफिनेशन आपको क्या बताई कि इसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। तो आप बताओ इसका जो है सब्जेक्ट कहाँ है? ये है इसका सब्जेक्ट, हुम है। लेकिन फिर वही बात, हमने क्या पढ़ा था? आप ऊपर देखो, ये सबसे ऊपर टॉप पे देखो, हुम सेव लिखा हुआ है, यानी वर्ब हमारे पास है। तो हमको ज़रूरत किसकी है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट तो आएगा किसके बाद? वर्ब के बाद आएगा। तो ऑब्जेक्ट तो आएगा इस वर्ब के बाद, तो इसका मतलब है यही ये इसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमको वर्ब हमारे पास है, तो हमको वर्ब के बाद क्या, वर्ब के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे हु का यूज़ होगा, हुम का यूज़ नहीं होगा। हुम चूँकि ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए हु का यूज़ होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो हु वर्ड यूज हुआ है, ये इस चाइल्ड के लिए यूज हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये अपने से पहले आने वाली नाउन के लिए यूज होता है। तो इससे पहले कौन सी नाउन आई? चाइल्ड। तो चाइल्ड को हम एंटीसीडेंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट भी कहेंगे। और ये इसी चाइल्ड के लिए ये वर्ड रिफ़र हुआ है। तो होप आपको जो है समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ भी है और टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैं लास्ट में अपनी बात कह दूँ जो मुझे शुरू में कहनी थी, कि मैं लास्ट 18 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। और जब मैं क्लासेस में जाती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि जब बच्चों से छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, मतलब बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच की उसको डेफिनेशन तो लर्न है, नो डाउट। आप जानते हो कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की जानते हो, एडजेक्टिव की जानते हो, लेकिन वो सेंटेंस में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। उसको जब अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आप सब नाउन बता दो, प्रोनाउन बता दो, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव बता दो, तो जो कॉमन चीज़ें होंगी वो तो आप बता दोगे, लेकिन आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से हर वर्ड को आप जो है ब्रेक करके नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इसीलिए इसको लाने का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा सकूं कि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो सकें। और अगर पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये वीडियोस दिखाइए, जिससे कि आपके बच्चों को इसका आगे लाभ मिल सके। अभी तो मिलेगा ही, और आगे भी आपका बच्चा कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।